हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी सेशन में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या करना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सो दैट आप ये एग्जाम क्रैक करें। तो बिगिनर्स का क्या अप्रोच हो इस एग्जाम को लेके, क्या उन्हें फॉलो करना है, क्या अवॉइड करना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ये बताते टाइम मैं आपको कह सकता हूं, मैंने खुद के सक्सेस, खुद के फेलियर, अपने दोस्तों के सक्सेस, अपने दोस्तों के फेलियर, अपने स्टूडेंट्स के सक्सेस, उनके फेलियर को ध्यान में रखते हुए उसके बाद मैं आपके सामने इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके करियर का सवाल है भाई, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो मैं गाइडेंस दूं, जो मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाऊं, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड दी बेस्ट स्ट्रैटेजी हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने मन से ये शंका हटा दीजिए कि मैं तो बिगिनर हूं सर, मुझे कुछ नहीं आता। ना ना ना, यू आर नॉट अ बिगिनर, यू आर अ लेजेंड इन मेकिंग। कितने भी बड़े से बड़े लोग हुए हैं, वो कभी ना कभी तो बिगिनर थे, लेकिन उनकी अगर सोच, एटीट्यूड सही रही तो वो लेजेंड बने। तो आप भी वही लेजेंड बनने वाले हैं। आप इस चीते की तरह हैं, देख रहे हैं आप, यू आर रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी से भरे हुए और आप भाग रहे हैं। लेकिन इस चीता को अगर मैं ब्लाइंड फोल्ड कर दूं, नजर बंद कर दूं, नाक में कैप लगा दूं, आजकल तो सब मास्क पहनते हैं, इसे भी पहना दूं, तो इसकी सेंस ऑफ स्मेल, विजन लड़खड़ा जाएगी। और उसके बाद चीता भाग तो पाएगा, लेकिन क्या ये अपने प्रे को कैच कर पाएगा? नहीं साहब। एनर्जी अलोन वोंट टू। अगर आप जिम गए हैं तो जिम में जाके अगर आप सिर्फ 4 घंटे मसल बनाने के लिए वेट लिफ्टिंग करोगे तो यू विल एंड अप लूजिंग ऑल योर मसल्स, यू विल ड्रेन योर मसल्स। नहीं साहब, जिम 4 घंटे जाने से मसल नहीं बनेगा। यू हैव टू बैलेंस। अगर जिम जाना है तो वर्कआउट कीजिए, साथ साथ आपको वैसा न्यूट्रिशन चाहिए। यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ स्लीप। उसके बिना ये ट्राइपॉड है। तो वैसे ही बिगिनर के पास एनर्जी है, लेकिन उसको राइट स्ट्रैटेजी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे जिम जाने वाले व्यक्ति को चाहिए कि क्या न्यूट्रिशन रखना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी है, कितने देर सोना है, किस टाइम पे वर्कआउट करना है, वर्कआउट के प्री वर्कआउट क्या न्यूट्रिशन चाहिए, पोस्ट वर्कआउट क्या न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ वैसे ही आपके पास भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अदरवाइज यू विल बिकम अ ब्लाइंड फोल्डेड चीता। ये रिजर्वायर ऑफ एनर्जी दैट विल गेट वेस्टेड। तो आपको वो स्ट्रैटेजी आज मैं देने वाला हूं। स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस, स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जाम। तो दोस्तों, बिगिनर्स को ना बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, उनके पास एनर्जी है, लेकिन उनको वो डिसिप्लिन चाहिए, वो गाइडेंस चाहिए, तो वो आज आपको मिल जाएगी। तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। एंड इस स्ट्रेटेजी सेशन से जो फायदा मिले वो अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होता है, और आपको मिलता है इनका अनलिमिटेड एक्सेस। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, जैसे भी आप यूजर है वहां से डाउनलोड करें। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इंटरव्यू दिया है, 5 बार मेंस दिया है। इसके सिवा अब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में अक्रॉस इंडिया मेंटर किया है। तो मैं आपको आज जो स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, दिस विल बी टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी। तो अनअकैडमी में अगर आप देखें दोस्तों, तो इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में, और इनके द्वारा बनाया गया है मोर देन 15,000 कोर्सेज। तो ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करें तो जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, 1 साल की है 49,500 रुपीज, 2 साल की है 72,000 रुपीज, 3 साल की है 90,000 रुपीज। एंड अगर आप बिगिनर हैं तो दिस विल बी द बेस्ट हैंड होल्डिंग अनअकैडमी से आपको मिलेगी। तो जब भी अनअकैडमी पर आए, यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी।
तो इसकी कॉस्ट है एक साल की 10% डिस्काउंट आपको मिलेगी KC10 अप्लाई करते ही। तो एक साल की कॉस्ट हो जाएगी 44,550 रुपए, 2 साल की 64,800 रुपए, 3 साल की 81,000 रुपए। दोस्तों अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखें तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं। तो यू वोंट बिकम दैट ब्लाइंड फोल्डेड चीता। आपको एक कोच मिलेंगे जो कि आपको दिशा दिखाएंगे। आपको स्टडी प्लानर मिलेगा। स्टडी प्लानर मिलेगा तो आपको मालूम है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बूस्टर सेशन मिल रहा है तो वो जो जिमर है, जो जिम जा रहा है, जिम फ्रीक है, उसको जो न्यूट्रिशन चार्ट मिलती है तो आपके लिए भी यही वो स्टडी प्लानर है। जो बूस्टर सेशन है उसको जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन चाहिए होती है वो भी आपको हम यहां पर दे रहे हैं। डेली कंटेंट मिलेगा प्रिपरेशन के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप होगी, आंसर राइटिंग क्लासेस होंगी और साथ ही साथ मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन होगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए इससे बेहतर और कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि दिस इज कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, कंप्लीट सॉल्यूशन। आप निश्चिंत हो सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके। एंड उसमें जब आप कोड KC10 यूज करेंगे तो आपको एक एडिशनल कोड जो कि मैं हूं असाइन रहूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपका मेन मेंटर रहूंगा। क्या स्ट्रेटेजी होनी है, क्या सेशन होना है, मैं हमेशा आपके पास सिर्फ सिंपल फोन के थ्रू अवेलेबल रहूंगा। तो जब भी आए अकेडमी पे यूज द कोड KC10 जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है। इसकी कॉस्ट है एक साल की 69,500 रुपए, 2 साल की 1,07,000 रुपए, 3 साल की 1,41,000 रुपए। जब आप कोड KC10 यूज करते हैं तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 10% ऑफ के बाद एक साल की 62,550 रुपीज, 2 साल की 96,300, 3 साल की 1,26,900 रुपीज। एंड अगर आप 6 महीने या उससे अधिक का प्लस आइकनिक ऑप्शनल कोई भी सब्सक्रिप्शन लें तो आपको नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी मिलेगी। दोस्तों ऑप्शन सब्सक्रिप्शन है, अगर आप KC10 कोड डालें यानी 10% डिस्काउंट आपको मिलती है, मेंटरशिप भी मेरी मिलती है। तो इसके बाद इसकी कॉस्ट हो जाती है एक साल की 24,750 रुपए, 2 साल की 36,000 रुपए, 3 साल की 45,000 रुपए। दोस्तों प्रीलिम्स से बस 6 महीने रह रहे हैं तो 2021 प्रीलिम्स को देखते हुए हमने बहुत सारे बैच कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसमें फुल सिलेबस कवर हो रही है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस है, PDF स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी मिल रही है। तो अगर आप देखें तो 2021 प्रीलिम्स के लिए एक बैच कोर्स है, 2022 प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए बैच कोर्स है, 2023 प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए बैच कोर्स है। तो ये तीनों के तीनों 3 प्रकार के बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। जैसे मेरी क्लासेस होती हैं हिंदी भाषा में होंगी और इंग्लिश भाषा में। तो जो बाइलिंगुअल है उसका नाम है मिशन बैच, जो हिंदी भाषा में है उसका नाम है लक्ष्य बैच, जो इंग्लिश में है उसका नाम है एक्सपेडिशन बैच। तो ये तीनों बैचेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके सिवा बहुत सारा मेरा फ्री कंटेंट है अकेडमी पे, कंप्लीट एनवायरनमेंट कवर किया है, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, उसको जरूर देखें। तो जब भी अकेडमी पर आए आपका शॉर्टकट टू सक्सेस इज यूजिंग द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलती है अकेडमी पे, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मेरे द्वारा मिलती है, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं होते हैं। एंड आपको मालूम ही होगा, आप से टेलीग्राम से जुड़े रहते हैं तो मैं कितना एक्सेसिबल हूं, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको बेस्ट नोट्स मिलते हैं, जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। दोस्तों सवाल उठता है एक बिगिनर के मन में, तो देखिए बिगिनर को एडवांटेज बहुत है, उसके पास बहुत सारी एनर्जी है। नंबर 1, वो बहुत ज्यादा एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से पढ़ेगा। तो लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं जो कि मैंने सबसे पूछा है, सारे स्टूडेंट्स कहते हैं विथ ईच पासिंग अटेम्प्ट आपकी जो एनर्जी की रिजर्वायर है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है। एक लेवल के बाद आपको सेल्फ डाउट भी आने लग जाता है, क्या कर रहा हूं मैं, सही चीज किया है, मुझसे हो पाएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये सारी चीजों से आप मुक्त हो, बहुत बड़ा मेंटली आप, एक बहुत बड़ा बर्डन आपके सर पे कम है। तो इसको हमें कैपिटलाइज करना है, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म, उसे चैनल करना है, सही दिशा दिखाना है। आपकी एनर्जी को सही दिशा दिखाएंगे तो आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे। तो सवाल उठता है दोस्तों, बिगिनर को कब शुरू करना चाहिए? तो देखिए एटलीस्ट आपको 1 साल का टाइम चाहिए, क्योंकि भैया सिलेबस बहुत बड़ा है। बट अगर मुझसे कोई पूछे आइडियल टाइम क्या होगा तो मैं कहूंगा 18 महीने से 2 साल वो आइडियल टाइम है प्रिपरेशन बिगिन करने के लिए। क्योंकि आपको ऑप्शनल, मैं मान के चलता हूं को कुछ नहीं आता है तो आपको इतना टाइम चाहिए।
तो अगर आप इतना टाइम देंगे तो आप कंप्लीटली सिलेबस कवर कर सकते हैं। उसको रीरन बार बार रीड करोगे, जितनी बार रीड करोगे उतनी बार वो कंसोलिडेट होगा। टेस्ट प्रैक्टिस दे चुके होगे तो यू विल बी द वन हु विल क्रैक दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विथ कंप्लीट एनर्जी। यही चाहिए। तो अभी आपको, तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको जीएस पेपर से स्टार्ट करना है, कुछ दिनों में ऑप्शनल पे आना है, फिर बाकी एस्पेक्ट्स भी कवर करनी है। तो आपको जो चीज जाननी है सबसे पहले कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एटलीस्ट अगर आप 1 साल पहले कर रहे हैं, 2 साल में तो मैं ये सब कुछ आपको मार्जिन नहीं देने वाला, बट फॉर सम रीजन आपके पास 1 साल है, तो अगर 1 साल में प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीलिम्स के डेट आने के पहले तक आपका 75% ऑफ मेंस का जीएस सिलेबस हो जाना चाहिए, 75% ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेबस हो जाना चाहिए, बाकी का 25% चलो मानता हूं मैं आप प्रीलिम्स के बाद कर लोगे। 2 साल वाले आपके पास नहीं, आपको कंप्लीट करना है। बाकी सीसैट भी आपको प्रिपेयर करनी है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स से कहते हैं सर जीएस तो क्लियर हो रहा था, सीसैट पिछली बार गड़बड़ हो गई, बहुत अनएक्सपेक्टेड सा टफ सा पेपर आ गया। तो वो आपके पास मार्जिन नहीं रखना, सीसैट भी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया प्रिपरेशन का, तो सबसे पहले आप ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यूपीएससी सिलेबस, यही है आपका बाइबल ऑफ द एग्जाम। याद कर लीजिए, अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस याद हो गया तो यकीन मानिए आपकी एसए की प्रिपरेशन हो गई। यकीन मानिए, ये जो सिलेबस है ये बाइबल है। आपका करंट अफेयर्स जो आप अखबार से पढ़ते हो, वो अगर ये सिलेबस याद कर लिया तो आपका आधा काम हो गया। ये सिलेबस नहीं है दोस्तों, ये एक एसेंशियली एक ओवरव्यू है, वो नॉलेज का जो आपको रखना है। ये सिलेबस से ही आंसर बनेंगे मेंस में, तो सिलेबस तो भैया सबसे पहले याद कर लीजिए। तो ऐसे में यही आपके डायमेंशंस हैं, सिलेबस के अलग अलग टॉपिक्स आपके डायमेंशन हैं। वैसे ही जब आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार में कौन सा पार्ट कहां से लिया गया है। अगर अखबार में कोई न्यूज पढ़ी तो आपको मालूम होना चाहिए पॉलिटी का कौन सा पार्ट से है, सोशल इश्यूज में कौन से पार्ट से है, तो अखबार में क्या इंपॉर्टेंट है, विमेन का इशू इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस के पार्ट से आप रिलेट करोगे। सिलेबस में बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हैं, वो सारे कीवर्ड्स आर्टिकल में भी ढूंढोगे। तो इसीलिए सबसे पहला चीज बिगिनर क्या करे, सिलेबस याद करे। सच कह रहा हूं, सब जानते हैं, करता कोई नहीं है। लोग कहते हैं सर क्या बेकार बातें कर रहे हो। नहीं, ऐसा एक एग्जाम क्लियर करने वाला स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा, एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट नहीं मिलेगा जिसको सिलेबस याद ना हो, यकीन मानिए। नेक्स्ट, यूपीएससी फॉर्मेट एंड पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। यूपीएससी किस प्रकार के सवाल पूछती है आपको मालूम होना चाहिए, तो आप यू विल बी एबल टू कट दी क्लटर, कचरा आप रीड आउट करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझोगे और पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुष्करम गोदावरी नदी के किनारे होती है तो यूपीएससी नहीं पूछेगी इन 2015 ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर विल द पुष्करम विल बी हेल्ड, नहीं पूछेगी पुष्करम कहां होने वाला है 2015 में। यूपीएससी क्या पूछी 2015 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर। समझ आया। तो ये क्या था, करंट से इशू देखा तो उससे क्या सवाल बनेगा, आपको उस फ्रेम ऑफ माइंड में एग्जामिनर के घुस जाना है। वो तभी हो पाएगा जब आप फॉर्मेट और पैटर्न जानो। कैसे जानोगे, सिंपल सा फंडा है, आपका एक फ्रेंड फिलोसफर गाइड है। क्या है वो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, करंट अफेयर से कितने सवाल आते हैं और किस प्रकार के सवाल आते हैं, हिस्ट्री से कितने सवाल आते हैं और किस टॉपिक को फोकस किया जाता है, ज्योग्राफी में कैसे सवाल आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपने कल ही देखा होगा, एक वीडियो सेशन मैंने डाला है। पॉलिटी से कैसे सवाल आते हैं, किस टाइप के आते हैं, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, कितने सवाल आते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं, यूपीएससी क्या जानने में इंटरेस्ट रखती है कैंडिडेट से, तो आप एसेंशियली इस एग्जाम में जो जानना है उसे समझ पाओगे।
उसके अनुसार आप स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे, बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, टॉपिक वाइज देखिए। आपको एक पतली सी बुक मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज रहती है, उसको आप उठाइए और पढ़िए। बस क्वेश्चंस देखिए, कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखिए, पैटर्न समझिए। क्या यूपीएससी जानने में इंटरेस्ट रखती है, पहले का पैटर्न में मत जाइएगा, अर्ली 90s आप देखना शुरू कीजिए, पोस्ट 2010 पिछले 10 साल में क्या क्या सवाल आया है, किस टॉपिक से कैसा सवाल यूपीएससी पूछती है। तो बहुत सारे नॉलेज आपको यूपीएससी के नाम पे जो मिलता है, वो स्टैटिक नॉलेज ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है कि इस बार पुष्करम यहां होगा, इस बार खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है, इस बार नोबेल पीस प्राइज यहां पे हुआ है, इस बार ये फैक्चुअल नॉलेज। यूपीएससी फैक्चुअल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा नहीं ट्रेड करती उस बात पे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मालूम है, अदरवाइज ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, ये कौन है, नहीं पूछती यूपीएससी। यूपीएससी का पूछने का अंदाज कुछ और है, वो कुछ और चीज चेक करना चाहती है। तो वो आपको पता चलेगा पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद। नेक्स्ट, आपको जिस साल एग्जाम देना है, आपका टारगेट आपको दिखना चाहिए कि अगर मैं 2023 में दूं तो एग्जाम होगा जून में 2023 को। तो जून 2023 तक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी मुझे क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पास 2021 है, 2022 है, 2023 का थोड़ा सा टाइम है। तो मुझे क्या करना है इसमें, 2021 में शायद मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, तो मुझे एग्जाम पढ़ना है, एग्जाम के लिए कॉलेज के लिए पढ़ना है, तो थोड़ा कम टाइम होगा। लेकिन इस टाइम में मैं एनसीईआरटीज पढ़ूंगा पिछले पहले 3 महीने में या 4 महीने में, फिर अखबार पढ़ूंगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कीजिए एज पर दी डी डेट विच यू हैव डिसाइडेड कि कब आपको एग्जाम देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई नहीं बताता, आपको मैं बताता हूं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं। तो मेंटल फ्रेमवर्क आपका, जो एग्जाम तो है, ये बहुत कह सकते हैं इंडिया का, शायद दुनिया का भी टफेस्ट एग्जाम है। तो आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क डेवलप करना है, एक मानसिकता पैदा करनी है। कैसी? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ये एक रोलर कोस्टर राइड है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कई बार देर विल बी बाउट्स ऑफ डिप्रेशन, थोड़ा सा दुख होगा, उदास होगा। देर विल बी पॉइंट्स व्हेन यू विल हैव सेल्फ डाउट, मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा। वेरी नेचुरल, सबके साथ होता है। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो एग्जाम क्लियर किया है और उसको ये स्टेज नहीं देखने मिला, गिव अप कर देता हूं यार, नहीं हो पाएगा। सबके साथ होता है। लेकिन पता है खासियत क्या है, इनिशियली जब आप स्टूडेंट होते हैं ना, जब आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो ये जो लोज हैं आपको समझ नहीं आते कि कितने दिन तक क्या हो गया मुझे, मैं पढ़ नहीं पा रहा, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई, मैं वापस पिक नहीं कर पा रहा, या मेंटली मैं फैटिग्ड हो गया हूं, थक गया हूं, अब नहीं हो पा रहा। तो इनिशियली आपको होल्ड करना है, क्योंकि आपके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। तो इनिशियली आपको पुश चाहिए एक, जो आपको वापस ऊपर लेके जाएगा। यकीन मानिए कुछ महीने में फिर आएगा ये फेज, तीसरी बार भी आएगा, और फिर जब चौथी बार आएगा आप समझ चुके हो खुद को कि 3 बार पहले भी आया था सर, मुझे मालूम है फिर आएगा। एंड इस बार जब लो वाला फेज आएगा, आप क्या करोगे, इसको भी यूटिलाइज कर लोगे। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमोनेड्स, तो वही करोगे। तो क्या करोगे, जब लो वाला है तो जान लो, अच्छा ठीक है, नहीं मन कर रहा पढ़ने का, चलिए कोई मूवी देख लेते हैं, कोई सीरीज देख लेते हैं, तो उसको भी यूटिलाइज कर लीजिए। लो का फेज वापस से ऊपर उठेगा 1-2 दिन में, वापस शुरू कर दीजिए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना खींचिए, फिर आएगा तो कहीं चलिए, कहीं घूमने चले जाइए, कोई हॉबी है उसे परस्यू कर लीजिए, है ना, एक्सरसाइज को टाइम दीजिए। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स बिगिनर्स जो होते हैं वो हार्डवर्क से डरते हैं। नहीं साहब, कैसे आप, आपको मैं बताता हूं ना, इस एग्जाम में एसेंशियली टॉप 100 लोग आईएएस बनेंगे। लगभग उतने ही प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं। आईपीएल के प्लेयर्स की, इस बार की आईपीएल छोड़ दीजिए, अदरवाइज देखिए स्टैंडर्ड कैसी है, क्या फिटनेस रिजीम है, क्या वर्क एथिक्स वो लोगों की है। नेट में प्रैक्टिस करते हैं दिन रात, दिन रात, दिन रात। लगभग 100 प्लेयर हैं वो भी, सारे आईपीएल में जो खेलते हैं, आप उनके नाम जानते हो।
आप भी उसी लीग में जाने वाले हो, उसी लेवल का कंपटीशन है। इंडिया के पूरे जगह से चुन के आप वही आईपीएल प्लेयर्स के इक्विवेलेंट हो जो हर साल चुने जाते हैं। हर साल इंडिया से 100 लोग चुने जाते हैं, वैसे ही 100 लोग आप लोग आईएएस बनने वाले। तो क्या आपका वर्क एथिक्स उनसे कम हो सकता है? नहीं, सेम लेवल ऑफ कंपटीशन वो भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो। तो उनका जो वर्क एथिक्स है वो लेके आइए, वो जो कंसिस्टेंसी, वो जो हार्डवर्क है वो लेके आइए। तो हार्डवर्क से आपको घबराना नहीं है। एक चीज जान लीजिए, आपका मेंटल फ्रेमवर्क इस प्रिपरेशन के दौरान पता है क्या होगा? तो विल स्मिथ, उनकी एक कोटेशन है कि अगर मैं ट्रेडमिल पे, है ना, एक्सरसाइज वाला रनिंग वाली व्हील होती है जिसपे लोग भागते हैं, ट्रेडमिल जिसे कहते हैं, एक्सरसाइज में जिसपे दौड़ते हैं, केबल लगा होता है। तो ट्रेडमिल पे अगर आप, एक ट्रेडमिल पे मैं भाग रहा हूं, दूसरा कोई और भाग रहे हैं, अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा, और हम दोनों कंपटीशन लगाते हैं कि कौन कितना देर तक भाग सकता है, तो या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं दौड़ते दौड़ते बेहोश हो जाऊंगा। तो ये परसिवरेंस आप में भी चाहिए, ये डेडिकेशन आप में भी चाहिए। तो ये डेडिकेशन, ये परसिवरेंस आपको लेके आना है। एंड ये तब तक नहीं होगा जब तक आप लर्निंग एंजॉय ना करो। आप हर रोज इतनी सारी चीजें सीखोगे कि यू विल ट्रांसफॉर्म। आप हर रोज ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, बदल रहे हो। ईच पासिंग डे यू विल सी योर सेल्फ टर्न इनटू समवन हु इज कंप्लीटली डिफरेंट। अब तक अखबार पढ़ते थे, क्या समझ आता था? थोड़ा सा पढ़ लीजिए सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, देखिए अखबार अब समझ आता है। जो लाइंस में लिखा होता ना, बिटवीन दी लाइंस आप समझना शुरू कर देते हो कि ये कह रहे हैं, इसके पीछे ये मीन करना चाह रहे हैं आप, वो इंटेलिजेंस आती है। तो यू विल सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन योर सेल्फ एंड यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड ऑलमाइटी एंड यू शुड एंजॉय दिस प्रोसेस कि मैं बदल रहा हूं। आई एम नॉट आम, अब मैं खास हो चुका हूं, मैं भीड़ से अलग निकल रहा हूं, मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये मेंटल फ्रेमवर्क आपको लाना है, तभी आप हार्डवर्क भी करोगे, तभी आपके अंदर वो परसिवरेंस भी आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कुछ फिजिकल फिटनेस, कुछ टाइम दीजिए एक्सरसाइज को, कोई स्पोर्ट्स परस्यू कीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा डेली कीजिए। आपका जो हॉबी है, अक्सर लोग इस एग्जाम में हॉबी को छोड़ देते हैं, किनारे कर देते हैं। नहीं, परस्यू योर हॉबीज, इंटरव्यू में काम आएगा। जब इंटरव्यू में जस्टिफाई करने बोलेंगे ना हॉबीज, सवाल आता ही आता है, तो आपके पास एक जवाब होगा। यकीन मानिए, अगर आपने अपने हॉबीज को जस्टिफाई कर दिया तो आप 20 नंबर निकाल लिए। तो ये भी एग्जाम में फायदेमंद है। तो परस्यू योर हॉबी, डोंट फॉरगेट। तो सबसे पहले कुछ कोर टेक्स्ट बुक देख लीजिए, क्योंकि आप बिगिनर है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, नितिन सिंघानिया पढ़िए, जीसी लियोंग पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़िए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया राजीव अहिर के द्वारा पढ़िए, इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह या शंकर गणेश पढ़िए, शंकर आईएएस एनवायरमेंट पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। ये सारे तो बुक लिस्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, घबराइए मत। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या सर? आप तो पूरा गाइडेंस दे रहे हो बिगिनर को, ठीक है भाई, कोई नहीं, बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप पिक कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है? नंबर 1 इज सब्जेक्ट से फैमिलियरिटी। क्या आपके पास है, क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शनल है जो कि आप जानते हो, आपको मालूम है? देखिए, ऐसा कहा जाता है, नेवर ट्रैवल इनटू अनचार्टेड टेरिटरीज। तो अगर पानी नाप के रखा है ना कहीं, तो बेहतर है वहीं पर चल के जाएं। तो अगर आपके पास, आपकी ग्रेजुएशन हुई है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री ऑप्शनल उठाइए। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल पसंद, हिस्ट्री ग्रेजुएशन पसंद आई, तो अगर आपको ग्रेजुएशन के टाइम पता चल गया कि हिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं है, बस गलती से किसी तरीके से घिसट के निकाला है, तो आप हिस्ट्री ऑप्शन नहीं लेंगे। सही बात है ना? अदरवाइज एक ब्लाइंड फोल्डेड व्यक्ति जब हिस्ट्री ऑप्शनल उठाते हैं तो उनके लिए वो कैटेस्ट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि उनको कुछ नहीं मालूम। हो सकता है पसंद आ गया तो बहुत अच्छी किस्मत, नहीं पसंद आया तो कुछ टाइम बर्बाद।
तो इसीलिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट से फैमिलियरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर वो सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है तो सबसे अच्छी बात, आपको मालूम है वो सब्जेक्ट का लेना है या नहीं लेना है, एटलीस्ट इतना तो जानते ही हो। नंबर 2, सब्जेक्ट का पास्ट परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड चलता है, वो ट्रेंड कैसा है पास्ट परफॉर्मेंस का जरूर चेक कीजिए, आपको डेटा मिल जाएगा। थोड़ा गूगल कीजिए, यूपीएससी देती है डेटा, कौन से ऑप्शन का कितना परफॉर्मेंस है, कितने परसेंट लोग क्लियर कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं। टेलीग्राम पे मैंने कितनों के साथ शेयर किया है, जरूर देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गाइडेंस। हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं ऑप्शनल के, तो हम वो ध्यान रख लेंगे। तो क्या आपके पास ऑप्शनल के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या आपको गाइडेंस मिल सकती है कैसे पढ़ना है, बात बन गई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो है भैया आपको क्या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में ऑप्शनल पढ़ते हो। यूपीएससी का अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों से टॉपिक्स उठाता है। तो आपका जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जो डेप्थ की नॉलेज है, क्या आपके पास वो तभी आप एक्यूमुलेट करोगे जब आपको सब्जेक्ट सच में प्यार हो जाए उस सब्जेक्ट से। तो ऑप्शनल सबसे ज्यादा मजा तभी आता है पढ़ने में व्हेन यू फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट। तो मेक श्योर जैसे आप पार्टनर चुनते हो वैसे ही आप ऑप्शनल चुनो। हैव यू फॉलन इन लव विद दैट पर्सन, वैसे ही हैव यू फॉलन इन लव विद दैट ऑप्शनल, वो सोचिएगा, बहुत जरूरी है। कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं? एनसीईआरटीज पढ़ो उस टॉपिक, मजा आ रहा है वही बेसिक है। ये मत सोचना ऑप्शनल एनसीईआरटी जितनी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ो अलग कहानी है, ऑप्शनल में जाओगे अलग अलग चीजें आती हैं और डेप्थ में जाती हैं। तो समझ लो कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो इस सागर का, या अगर ये कंटेनर है, तो आप कुछ इतना पार्ट ऑफ पानी आपको पता चलता है एनसीईआरटी पढ़ के। क्या ये स्वाद ठीक लगा? हो सकता है किसी को मीठा पानी पसंद है, किसी को नमकीन पानी पसंद है, जैसा भी पानी पसंद है। क्या आपको इतना पार्ट पसंद आया तो हो सकता है आप ऑप्शनल, जो कि ये गहराई है उस टॉपिक की, पसंद कर लोगे। लेकिन अगर यही पसंद नहीं आया, ऊपर का ही कुछ पार्ट, तो भैया उसको बोलो राम राम, इतने सारे सब्जेक्ट कुछ और उठा लेंगे, ऐसा क्या है। तो ये तरीका मैंने आपको दिया ऑप्शनल में इंटरेस्ट पहचानने का। अब सवाल उठता है एनसीईआरटी कैसे पढ़े, रोज मैसेज आता है मुझे, सर एनसीईआरटी पहले पढ़े या आपके वीडियो पहले देखें। तो भैया एनसीईआरटी पढ़ लोगे, मेहनत करोगे, आधी चीजें समझ आएंगी, आधी नहीं आएंगी, नहीं आएंगी तो गूगल करोगे, गूगल करोगे नहीं समझ आएगा सविंद्र सिंह उठाओगे, और भारी शब्दों में कुछ मिलेगा नहीं समझ आएगा कोई और बुक उठा लोगे, स्ट्रॉलर उठा लोगे, और उसके बाद छोटे से कंसेप्ट में पूरा 10 दिन कई दिन निकालने के बाद बोलोगे सर सब्जेक्ट टफ है। क्या जरूरत है, टीचर का काम है सब्जेक्ट आसान करना। तो आपको पहले कोई भी सब्जेक्ट उसका वीडियो देखिए, अनअकैडमी में हमारे इतने कोर्सेज हैं, कंटेंट देखिए, वो सब्जेक्ट की कंटेंट देखिए, वो सब्जेक्ट समझिए, पूरा कवर कीजिए, सर जो पढ़ा रहे हैं, मैडम जो भी पढ़ा रही हैं वो टॉपिक वो कंप्लीट पढ़िए। उसके बाद जब आपके कंसेप्ट, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाते टाइम अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए, टीचर का काम नहीं है आपको फैक्ट्स रटवाना, कोई भी कर लेता है यार, फैक्ट्स क्यों पूछना, यूपीएससी कहां पूछती है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती फैक्ट्स में। टीचर का काम है कंसेप्ट समझाना, विजुअलाइज करवाना, चीजों को दिमाग में बैठवा देना। तो एक बार अच्छे टीचर ने आपके कंसेप्ट क्लियर कर दिए, उसके बाद आप क्या करोगे, अब उठाओ एनसीईआरटी। मैं नहीं कह रहा एनसीईआरटी मत पढ़ना, बिल्कुल पढ़नी है, डोंट बी डिसीव्ड, एनसीईआरटी पढ़नी है साहब, 6 to 12 पढ़नी है। लेकिन मैं कहता हूं पहले टीचर से पढ़ लीजिए, जब कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि टीचर का काम है जीरो से पढ़ाना और यूपीएससी सीएससी लेवल तक पढ़ाना। तो ये लेवल पे जब टीचर ने पढ़ा दिया, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो या तो टीचर, देखिए हर टीचर की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कोई टीचर कहते हैं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तभी एनसीईआरटी पढ़ी, कोई टीचर कहते हैं मेरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद पढ़ी। तो जैसी उनकी कंटेंट है, जैसी उनकी स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो करें। एक बार जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, तब आप एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अब क्या होगा, अब आप तुरंत समझ जाओगे, जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते हो वैसे पढ़ लोगे। और अब जब आप दोबारा पढ़ोगे
तो आपको ये सेकंड रीडिंग हो रही है, चीजें दिमाग में धस जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। एनसीईआरटी लेस टाइम में आप पढ़ोगे और सब्जेक्ट्स क्या होंगे, आपके मेमोरी में कंसोलिडेट हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। तो ये तरीका होगा एनसीईआरटी पढ़ने का। तीसरा सवाल, न्यूज़पेपर। सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 2.5 घंटे लग जाते हैं, आधी चीजें समझ ही नहीं आती, क्या करें? सेम कहानी, टीचर को पकड़ो, भैया हमें पैसे मिलते हैं ना पढ़ाने के आपको, तो वी आर प्रोफेशनल्स, है ना? तो वी आर प्रोफेशनल्स, हमारा काम है कठिन से कठिन चीजों को आसान तरीके से समझाना। तो इतने सारे डेली न्यूज़पेपर सेशन हैं, इतने सारे फैकल्टी मेंबर्स हमारे करवा रहे हैं, तो उनका कोर्स देखिए, जो फैकल्टी पसंद है उनका कोर्स देखिए। हर फैकल्टी, हर स्टूडेंट अलग होते हैं, तो वैसे ही अपने अनुसार आप कोई फैकल्टी मेंबर ढूंढिए, उनका कोर्स देखिए। डेली सुबह को एनसीईआरटी सेशन, उनका न्यूज़पेपर सेशन आ जाएगा, 30 मिनट्स में न्यूज़पेपर वो समझा देंगे, मेजर इश्यूज कवर हो जाएंगी। बहुत बार चीजें कंसेप्चुअल होती हैं, तो वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो जाएगी। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। मैं नहीं कहता न्यूज़पेपर मत पढ़िए, कभी नहीं। मैं आपको वही कहूंगा, मैं आपको झूठ बोल के गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। आई विल टीच यू द रोड लेस ट्रेवल्ड, बिकॉज द रोड लेस ट्रेवल्ड इज द रोड टू सक्सेस। सिंपल रास्ते से आईएएस नहीं बनते, जान लीजिएगा, कठिन रास्ता ही होता है, और मैं आपको वही पाथ दिखाऊंगा। मैं आपको गुमराह नहीं करने वाला यहां पे। तो मेरी स्ट्रैटेजी भी वैसी ही होती है भैया, मेहनत करने वाली। मेहनत करने को तैयार हो तो मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा, अदरवाइज मुझे वैसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं देना जिससे कि मुझे मालूम है दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर फेलियर। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी मैं नहीं देता। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, न्यूज़पेपर सेशन देखिए, डेली न्यूज़पेपर सेशन देखिए, 35 मिनट दीजिए, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको इस वक्त पॉलिटी नहीं मालूम, इकोनॉमी की चीजें नहीं मालूम। तो आप खुद से अखबार पढ़ोगे तो आधी चीजें सर के ऊपर से निकल जाएंगी साहब, कहां समझ आएगा? तो इसीलिए तो टीचर का काम है, वो आपको समझा देंगे। जब पॉलिटी का न्यूज है अगर कुछ, तो मान लीजिए कोई न्यूज चल रहा है पार्लियामेंट पे, है ना, कि 0 आर निकाल दिया, हड़कंप मच गई, तो 0 आर क्या है? तो जाहिर सी बात है न्यूज़पेपर सेशन में टीचर का काम है उस टाइम स्टैटिक पार्ट को भी क्लियर कर दें। तो 0 आर पढ़ा रहे हैं तो लगे हाथ, बाकी के आर्स, बाकी के सेशंस क्या होते हैं, उनके भी क्या नाम होते हैं बता दिया जाए। क्या इंडियन इनोवेशन है 0 आर, ये सारी चीजें बता दी जाए। तो उसके साथ अब आप क्या करोगे, जब आपका स्टैटिक भी डेली न्यूज़पेपर सेशन के साथ कवर होता है, उसके बाद आप क्या करोगे, मेजर इश्यूज आपको समझ आ गए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अब आप उस दिन का अखबार पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि जब आप खुद पढ़ोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे, जो समझा हुआ है वो चीजें अब मेमोराइज होंगी, कंसोलिडेट होके दिमाग में जाएंगी। तो मेक श्योर रीड द न्यूज़पेपर ऑन योर ओन। इससे पता है और एक क्या एडवांटेज होता है, मेंस का आंसर राइटिंग। क्यों? मेंस में आपको चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है? यकीन मानिए कितने भी विद्वान व्यक्ति हो, कितने भी पढ़े हो, अगर आप मेंस दिए हैं तो आप जानते हैं, यकीन मानिए वही टीचर जानते हैं जो मेंस दिए हैं हाल फिलहाल में। वो टीचर्स अच्छे से जानते हैं कि कितने भी विद्वान हो, 20 में 12-13 से ज्यादा सवाल आपको देखे हुए नहीं मिलते। बाकी 7-8 सवाल में क्रिटिकल रीजनिंग चाहिए, देख के वहीं पे टॉपिक को अलग अलग पार्ट में तोड़ना, तोड़ के उसको अलग अलग पार्ट्स के आंसर बनाना, उसी मोमेंट पे सोच के पूरी ये कहानी 10 मिनट में करनी है। तो यू हैव टू थिंक ऑन योर टोज। कैसे होगा ये स्किल? इस डेली न्यूज़पेपर से होगा, जब आप खुद पढ़ोगे और पढ़ के सोचोगे। अदरवाइज घुट्टी पिलाएगा कोई तो घुट्टी वहीं की वहीं रह जाती है, नहीं होता उससे, घुट्टी काम नहीं करती। आई एम टेलिंग यू, मेरा रोड इज रोड लेस ट्रेवल्ड, बट दिस रोड इज द रोड टू सक्सेस। मैं नहीं करता वैसे चीज जो कि मुझे मालूम है डेस्टिन टू फेलियर है। चलिए, क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम? इनिशियली नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको, मुझे मालूम है आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, और मैं आपको कहता हूं लो भैया नोट्स बना दो अखबार का, क्या करोगे आप? पूरा अखबार लिख दोगे। मैंने देखा है
स्टार्टिंग में मुझे अपना खुद का याद है, जब नोट्स बनाना शुरू किया, 500 वर्ड का एडिटोरियल है, नोट्स बनते बनते एक एडिटोरियल का 300 वर्ड हो गया। क्या फायदा, पढ़ोगे दोबारा? नोट्स बनाने का पर्पस होता है कि उसको आप कुछ भी नहीं, आपने नोट्स बनाने में अगर वक्त दिया तो वो वक्त के पैसे तब वसूल होंगे अगर आप उसे एटलीस्ट 10 बार पढ़ोगे। अगर वो नहीं है तो आपका वक्त बर्बाद है। तो क्या पढ़ोगे 300 वर्ड 500 वर्ड के एडिटोरियल में? नहीं पढ़ोगे। तो इनिशियली आपको नॉलेज ही नहीं है, स्टैटिक पोर्शन भी आपकी क्लियर नहीं है, आप पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी कुछ नहीं जानते हो, है ना। आईआर का आपको कहानी नहीं मालूम है, आपको बस इतना न्यूज में आ रहा है कि सीरिया में कोई क्राइसिस चल रही है, लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या शिया सुन्नी फैक्टर है ना। तो असाद रिजीम क्या है, उसकी क्या कहानी है कि असाद भैया शिया है, पॉपुलेशन सुनी है, वहां पे कैसे डिस्टेबलाइजेशन हुई ये कहानी कौन बताएगा, अरब स्प्रिंग हुआ कैसे हुआ, ट्यूनीसिया से कैसे हुआ, ये कहानी जब क्लियर हो जाएगी तब आपको आईआर समझ आएगा। तो तब तक तो आप पूरी कहानी लिख दोगे, एडिटोरियल में सब छाप दोगे, तो वो नोट्स किसी काम के नहीं है। तो इनिशियली नोट्स मत बनाइए, वेट कीजिए आपके स्टैटिक पोर्शन को मजबूत होने का। जब वो मजबूत हो गया, एक बेसिक आपका अनअकैडमी के कोर्स आपने हमारा लिया, आपका कुछ 6 महीने में हमने आपको बेसिक लेवल पे खड़ा कर दिया, उसके बाद अब आपको सारी कहानी मालूम है, तो बिल्कुल बिंदास नोट्स बनाइए, यही अब टाइम है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो आपके नोट्स होंगे वो टॉपिक वाइज स्प्लिट होने चाहिए। इकोनॉमी का अलग, पॉलिटी का अलग, सोशल इश्यूज का अलग, एनवायरमेंट का अलग, ऐसे अलग अलग टॉपिक वाइज होना चाहिए, और इंडेक्स प्रॉपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी जब आप री रीड करोगे तो वो दिमाग में जाएंगी। दिमाग में ऐसी चीजें नहीं जाती कि आज इकोनॉमी चल रहा है, अगला पन्ना पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर सोसाइटी, फिर इकोनॉमी, खिचड़ी नहीं जाती दिमाग में। दिमाग को अगर कोई चीज याद करानी है तो सबसे पहले उसे स्ट्रक्चर करना होता है। याद है कंप्यूटर में पुराने जमाने में फॉर्मेटिंग करनी होती थी, क्या होता था फॉर्मेटिंग? तो उस टाइम में आपको याद होगा डीफ्रैगमेंटर करके एक सॉफ्टवेयर होती थी, चलाते थे, तो जितने भी मेमोरी के क्लस्टर्स होते थे उसको वो एलोकेट करता था प्रॉपर सीक्वेंशियल फॉर्म में मेमोरी के स्ट्रक्चर को। तो कुछ वैसा ही आपका भी दिमाग है। चीजें दिमाग में तब बैठेंगी जब लाइक्स को एक साथ डालोगे। पहले इकोनॉमी डाला, इकोनॉमी में एक दिन अगर न्यूज आया है, मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन छोड़ी, पुरानी बात हो गई, मान लीजिए आरबीआई के रेपो रेट पे, तो अगली बार भी जब रेपो रेट का न्यूज आएगा तो उसी के नीचे जाएगा। और फैक्चुअल न्यूज नहीं डालना, कुछ कंसेप्ट जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी जा रही है तो जाएगा। पॉलिटी पे, फार्म बिल पे महीनों महीनों तक आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो क्या सब लिख दोगे? नहीं। तो हर रोज अलग अलग लिखोगे? नहीं। फार्म बिल एक बार बना दिया तो उसी में कंसोलिडेट करना शुरू कीजिए, जितनी बार भी आएगा नया पॉइंट ही जाएगा उस नोट्स में। तो ये नोट्स बार बार जब पढ़ोगे तो आपको याद होगा। यही है शॉर्टकट टू सक्सेस। कुछ शॉर्टकट ही नहीं है ना, दिस इज द हार्ड वे। शॉर्टकट नहीं होता साहब। आप आईपीएल के इक्विवेलेंट की कंपटीशन फेस कर रहे हो, टीवी में देखते हैं लोग उन्हें, है ना। तो उस लेवल की कंपटीशन में देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप यहां लेजेंड बनने वाले हो, तो हैव दैट काइंड ऑफ वर्क एथिक। डोंट बी एवर्स ऑफ हार्ड वर्क। कमिटमेंट चाहिए साहब, कमिटमेंट। क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं फिजिकल नोट्स बनाने ही नहीं चाहिए, बट फिर भी आप ओल्ड फैशन है, फिजिकल नोट्स बनाने हैं तो स्पेस छोड़िए, स्पेस छोड़िए। फार्म बिल है तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक, 1 पेज 2 पेज 3 पेज छोड़ दीजिए। इस प्रकार से बनाइएगा। एक बार आपका बेसिक सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद क्या करोगे? री रीड करोगे। स्टैटिक बुक्स को फिर पढ़ना है। क्यों? कंसोलिडेट करनी है ना। क्या फायदा पढ़ने का अगर याद ही नहीं है? एक रीडिंग में किसी को याद नहीं होता है। लक्ष्मीकांत 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ोगे, नई नई चीजें समझ आती हैं। तो एक रीडिंग में कुछ नहीं होता, री रीड कीजिए, कम वक्त लगेगा, पहले रीडिंग से बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट्स आप समझ चुके हो। फर्स्ट रीडिंग में कंसेप्ट समझना होता है, दैट टेक्स टाइम।
एक बार कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई तो बुक में आपने मार्क कर दिया सेकेंड रीडिंग में क्या पढ़नी है, बस वही पढ़ो। आपको इस रीडिंग में चीजें याद होंगी। एक बार जब स्टैटिक याद हो गया, आ जाइए रणभूमि में। क्या है वो? डेली में रात को 10 से 11 क्विज लेता हूं। डेली क्विज, मंडे टू सैटरडे, संडे नहीं लेता, कभी कभी संडे भी हो जाता। तो इस मॉक टेस्ट में मैं करंट एंड स्टैटिक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बना के आपसे पूछता हूं। आ जाइए, देना शुरू कीजिए मॉक टेस्ट। देखिए कितने पानी में। क्या पर्पस मॉक टेस्ट का? बस यही है। क्विज का पर्पस क्या यही है कितने पानी में है देखना? नहीं साहब, ये पर्पस नहीं है। मॉक टेस्ट का जो देने का पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, कि आज जो मिस्टेक्स हुए वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। मिस्टेक्स हुए तो कान पे हाथ रखिए उतना बार। मैं तो अपने साथ और टफ बिहेवियर रखता था मिस्टेक्स रिपीट होने पे। तो बी टफ विथ योरसेल्फ, मिस्टेक्स कैनॉट बी रिपीटेड, लेजेंड्स डोंट डू दैट। विराट कोहली अगर आउट स्विंग पे आउट होता है तो अगले मैच तक 3 दिन में उसे रेक्टिफाई कर देता है। वो वर्क एथिक्स, वो कमिटमेंट आपको लेके आनी है। एक बार मिस्टेक हुई, फाइन, अच्छी बात है, आप सीखे, लेकिन रिपीट नहीं होगी। सेकेंडली, क्वेश्चन में स्टेटमेंट होती है और 4 ऑप्शंस होते हैं। ये जो 4 ऑप्शंस हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चारों के 4 ऑप्शन जो चीज हैं इसको भी पढ़ोगे। एसेंशियली 4 ऑप्शन का मतलब है 4 टॉपिक्स। ये चारों टॉपिक आप गूगल करो, अगर नहीं आता तो जानो क्या है। तो याद रखिएगा, टेस्ट देने में सिर्फ 1.5 घंटा लगता है, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा 100 सवाल देने में। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, पोस्ट टेस्ट स्क्रूटिनी टेक्स एनीथिंग बट नॉट लेस देन 4.5 आवर्स। 4.5 घंटे लगते हैं। ये टेस्ट देने का 1 से 1.5 घंटा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा अगर आपने 4.5 घंटा देके पोस्ट टेस्ट स्क्रूटिनी नहीं किया। क्या करोगे इसमें? मिस्टेक्स के नोट्स बनेंगे। मॉक टेस्ट में जो जो मिस्टेक्स हुए उनके नोट्स बनेंगे। जो जो नया नया ऑप्शन यानी नया नया टॉपिक मिला, इसके नोट्स बनेंगे। ये जो नोट्स बन रहे हैं इसको रिवाइज करोगे वंस अ मंथ। जो स्टैटिक पोर्शन में मिस्टेक किया तो वापस, मान लो आपने जुडिशरी के क्वेश्चन में मिस्टेक किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे सवाल पूछा, आपने मिस्टेक किया, तो आप क्या करोगे? लक्ष्मीकांत खोलोगे, जुडिशरी चैप्टर, वापस वहां पे जाके ढूंढोगे ये जो टॉपिक सवाल बना है मैंने कैसे मिस्टेक किया, लक्ष्मीकांत में कहा दिया है वो पढ़ोगे और फिर एनालाइज करोगे। तब जाके आप 4.5 घंटा लगाओगे जब 1.5 घंटे के टेस्ट में, तब जाके ये वक्त सार्थक होगा। और देखो आप कैसे बदलते हो। ये देखिए मेरे सैंपल नोट्स है, जैसा मैंने कहा मैं फिजिकल नोट्स नहीं रखता था, तो इकोनॉमी फैक्ट्स, ज्योग्राफी केस स्टडीज, है ना, इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स एक साथ हैं, जॉब्स एंड इनइक्वालिटी एक अंदर टॉपिक है, सोसाइटी के इंडिया फैक्ट्स हैं, सोसाइटी के फैक्ट्स हैं, तो एल्डरली पॉपुलेशन पे कुछ फैक्ट्स एंड कंसेप्ट। तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर पढ़ा, मिस्टेक्स देखे, मॉक टेस्ट दिए, तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज नोट्स बनता है, तो चीजें याद होती हैं। तुरंत मेंस में 10 मिनट में आंसर लिख देना है क्वेश्चन समझ के, ये तभी होगा जब आप स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाओगे। जॉब्स एंड इनइक्वालिटी में फिर कुछ आया तो बस यहां जाओ, एंटर मारो, नया पॉइंट बन गया। इस तरीके से सैंपल नोट्स बनाओ। मेंस को इग्नोर नहीं करना। क्या करोगे? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ऐसे राइटिंग की आर्ट एंड स्किल समझोगे। इनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जाइए जाके देखिए। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर मैंने बनाया है, जाके देखिए। आंसर राइटिंग में वो कीवर्ड्स टेल वर्ड्स के क्या मतलब होते हैं, इल्यूसिडेट, इलस्ट्रेट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, क्या है ये सब, वो नहीं समझोगे तो आंसर का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे भैया? नॉलेज भी है तो जाइए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर देखिए, ज्ञान मिल जाएगा। बेस्ट इन मार्केट, बेस्ट ज्ञान मिलेगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। मैं किताबी ज्ञान नहीं देता, ना ही मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे जो कि लगे सिंपल सिंपल और मुझे मालूम है काम नहीं करेगा, नहीं।
आई ट्राई टू बी एज जेन्युइन एज पॉसिबल। जो सच है वो सच है। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे लिखना एक हॉबी बना लीजिए। इनिशियली नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैटिक पार्ट कवर हो जाएगा ना, ऐसे राइटिंग कैन बी वेरी रिफ्रेशिंग। बात करते हो ना, मजा आता है इंटेलेक्चुअल वाली बातें करने में अपने दोस्तों के साथ, तो कुछ वैसा ही ऐसे है। आप खुद से अपने थॉट प्रोसेस लिख रहे हो, वो इंटेलेक्चुअल बातें आप खुद से कर रहे हो। यही एक इंटेलेक्चुअल हॉबी। ट्रीट इट एज अ हॉबी, बी पैशनेट अबाउट इट। देखिए, हर संडे ऐसे लिखोगे, मजा आएगा। ये अप्रोच आपको लाना है। टाइम टेबल बनानी है, रियलिस्टिक टाइम टेबल रखिए। ऐसा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए लिख दिया 20 घंटे में 20 घंटे पढ़ूंगा 4 घंटे सोऊंगा, मुझे मालूम है कुछ नहीं होने वाला है। टाइम टेबल ऐसी रखिए जिसको आप कमिट करोगे। 8 आवर्स ऑफ डेली स्टडी तो भैया चाहिए, क्योंकि आप बिगिनर हो। इस वक्त बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए, क्योंकि दुनिया भर की नई नई चीजें हैं आपके पास पढ़ने के लिए, और आपको एक फर्म फाउंडेशन बनाना है। उसके बाद आप जॉब में चले गए या कुछ करने लगे, तो एक फर्म फाउंडेशन के ऊपर आप 3 घंटा 4 घंटा भी सफिशिएंट होता है। लेकिन जब आप फर्म फाउंडेशन बना रहे हो, तो एटलीस्ट डिवोट 8 आवर्स। कम से कम कह रहा हूं मैं। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आई कैन एश्योर यू, दे आर पुटिंग 16 आवर्स। मैं उतना नहीं कह रहा हूं 8 आवर्स कीजिए। कॉम्पिटिटर्स आर पुटिंग इन 16 आवर्स। क्यों? आईपीएल लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए दोस्त। उससे कम कंपटीशन नहीं है, वही कंपटीशन। बैलेंस बनाइए सारे सब्जेक्ट्स में, टाइम टेबल में एलोकेट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पॉलिटी मजा आता है मैं बस पॉलिटी पढ़ूंगा, इकोनॉमी मजा नहीं आता मैं नहीं छोड़ दूंगा उसे। नहीं, पक्का फेलियर है वो। यू आर डेस्टिन्ड, मतलब आप खुद से कुल्हाड़ी मार लेंगे अपने पैर पे। यू कैनॉट एफोर्ड टू हैव एनी चिंक्स इन योर आर्मर। अगेन, विराट कोहली पुल अच्छा करता है, हुक अच्छा करता है, स्क्वायर ड्राइव अच्छा करता है, लेकिन आउट स्विंग नहीं खेल पाता। क्या करेगा बॉलर? आउट स्विंग डालेगा, आउट हो जाएगा। तो वो लेवल का कमिटमेंट चाहिए आपकी आर्मरी में। ऐसा एक, ये बेसिकली किला है, इस किला में एक भी दीवार में, इस दीवार में किला की एक भी ईंट कमजोर नहीं हो सकता, पूरा किला ढह जाता है। वैसा ही है, सारे सब्जेक्ट्स में बैलेंस कीजिए ध्यान से। एंड टाइम टेबल जब बना रहे हो, उसी टाइम आपको ये ध्यान रखना हो। नोट्स मेकिंग कैसे होनी है? सब कुछ लिख दोगे, वही बात हो गई। 500 पेज का एडिटोरियल 300 पेज लिख दिया, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो क्या करना है नोट्स मेकिंग में? वही पार्ट लिखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप भूल जाते हो। सब कुछ नहीं लिख देना कि इंडिया इंडिपेंडेंस हुई 15 अगस्त 1947 को, रिपब्लिक डे आता है 26 जनवरी। नहीं भैया, वो सब नहीं लिखना, आपको मालूम है ना, वो सारी चीजें नहीं लिखनी। लेकिन जब मॉनसून पढ़ रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए, नोट्स में आपका जाना चाहिए क्या रोल है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का, क्या रोल है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का, मालूम होना चाहिए। ठीक है, जोधपुर खड़गपुर ट्रफ क्या है, मैप फोटोज होने चाहिए। तो आप जब क्लास नोट्स पढ़ रहे हो, तो आप बेसिकली एकेडमी में जब आओगे, तो आपको हर फैकल्टी क्लास नोट्स देती है, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है उनका पीडीएफ, पीपीटी पूरी की पूरी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है। तो आपको क्लास नोट्स तो मिल जाते हैं, ठीक है, आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगेन, मैं आपको जेन्युइन बात करता हूं, मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, मैं आपको सच बात कहता हूं, क्लास नोट से नहीं होगा। आपको क्या करना है? आपको उसको कंसोलिडेट करना है। क्लास नोट ठीक है अपनी जगह, पढ़िए उसको, लेकिन दैट इज अ रेफरेंस मटेरियल। क्लास नोट्स बहुत बड़े होते हैं। आपको क्या करना है? उस क्लास नोट्स को कंसोलिडेट करना है, ओवर टाइम छोटा करना है, क्रिस्प करना है, और जब आप मेंस देने वाले हो, तो आपके जीएस के नोट्स पूरे के पूरे समराइज हो जाने चाहिए 50 पेज के अंदर अंदर। ये ऑब्जेक्टिव रखिए। अगर 50 पेज के अंदर समराइज हुए हैं, तो ही आप उन्हें अब तक 10 बार पढ़ चुके हो। तो देखो कैसे निकलेगा ज्ञान, फट 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 करके मेंस में आंसर लिख के आओगे, अदरवाइज नहीं याद आएगा। पता है क्या होता है? जब आप मेंस में आंसर लिखते हो ना, आपके आंख के सामने आपके नोट्स घूम रहे होते हैं। यकीन मानिए, मैंने 5 बार मेंस दिया है,
जब क्वेश्चन देखते हो ना आपके आंख के सामने वो नोट्स का पन्ना आ जाता है, तो वो नोट्स का पन्ना आपके आंख के सामने तब आएगा जब आप उसे एटलीस्ट 10 बार देख चुके हो। 10 बार 1000 पन्ने नहीं देख पाओगे, 50 पन्ने देख सकते हो, याद रखिए। तो ये जो क्लास नोट्स हैं, मतलब कि आपके क्लास नोट्स में तो मैं डिक्टेट करवाऊंगा साहब कि इंडियन मॉनसून इज अ वेरिड फिनोमिना, जिसमें कि इंडियन मॉनसून इज अ मल्टीवेरिएट फिनोमिना, जिसमें देयर आर न्यूमरस रोल्स ऑफ न्यूमरस थिंग्स। तो जेट स्ट्रीम्स का रोल है, आईटीसीजेड का रोल है ना, दुनिया भर के रोल्स में बताना शुरू कर दूंगा। तो वो नोट्स काम का नहीं है। मतलब वो ठीक है, कंसेप्ट आपको मिल गया, कंसेप्ट भूलोगे तो नोट्स देखोगे याद आ जाएगा, पर जब आप एक फाइनल फेयर नोट्स बनाओगे तब आपको ये सारे कंसेप्ट्स याद हैं। आपका क्या करना है, ये पूरी की पूरी कहानी बस एक डायग्राम से याद रख लेनी है कि हाँ भाई यहां पे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग हो जाता है तो मॉनसून का ऑनसेट होता है। साथ साथ आप देखो तो यहां पर एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट आती है, चलनी शुरू हो जाती है क्योंकि लद्दाख पे लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है और ये मैस्करेन हाई पे ऐसे यहां पर सिंक करता है और यहां से आप देखो साउथ वेस्ट मानसून विंड चलने लगती है। तो क्या हो जाता है, अगर साउथ वेस्ट मानसून विंड चलने लगती है तो इसी को हम देखें तो मानसून आना शुरू हो जाता है। यहां पर आप देखो तो एक जोधपुर खड़गपुर ट्रफ हो जाता है, लो प्रेशर रीजन हो जाता है, ये भी एक मानसून लेके आता है। डबल इक्वेटोरियल ट्रफ फ्रॉम इंडियन ओशन, जिसे आईटीसीजेड कहते हैं, वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये सारी कहानी बस अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो मेंस जीएस मेंस आते आते एक डायग्राम देखोगे ये पूरी कहानी याद आ जाएगी। तो ये फाइनल गोल है नोट्स मेकिंग का। तो मैं आपको सिंपल रास्ता नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पक्का रास्ता बताऊंगा। ये मेरा उसूल है, मैं स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मैं आपको सिंपल सिंपल बातें करूं और बाकी चीजें छोड़ दूं, नहीं, दैट विल नेवर हैपन। मैं आपको सही बात कहूंगा भले आपको कठिन लगे, क्योंकि मुझे मालूम है आईपीएल लेवल कंपटीशन आसान नहीं है। यू हैव टू बी दी बेस्ट। को विराट कोहली की लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए, वो आईपीएल है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ कंपटीशन शुरू होगा नेशनल लेवल का। उस पूरे बैच में कुछ ही लोग कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, एक ही कोई कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा, उसी बैच में हो सकता है कोई भी ना बने, उसी बैच में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहीं पे कोई एक ही कुछ ही लोग बनेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल कंपटीशन है, तो एटलीस्ट आईपीएल लेवल का गेम चल रहा है तो वो लेवल का कंपटीशन है, तो वो लेवल का क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो लेवल का हार्डवर्क चाहिए। तो सक्सेस ग्रेटनेस नहीं है, सक्सेस का मतलब नहीं है बस ग्रेटनेस पाना। सक्सेस तब आती है जब आप कंसिस्टेंट होते हो, स्मार्ट होते हो, कंसिस्टेंटली हर रोज गिरते हो लेकिन खड़े होते हो, हर रोज हार्डवर्क करते हो, चोट भी लगती है, फिर उठते हो, फिर खड़े होते हो, फिर हार्डवर्क करते हो, उसी से आती है सक्सेस और वहीं से आता है ग्रेटनेस। ड्वेन जॉनसन रॉक है ना, उन्हीं का लाइन है, बहुत अच्छी लाइन कही है, ब्लड स्वेट एंड रिस्पेक्ट। खून पसीना और रिस्पेक्ट। खून पसीना तुम दोगे, तुम बहाओगे, लेकिन रिस्पेक्ट तुम्हें मिलेगी, लास्ट वन यू अर्न। कब, जब आप खून पसीना बहाते हो तो ही रिस्पेक्ट पाते हो। तो ये वक्त है खून पसीना बहाने का, वो जो इज्जत पानी है। तो यहां पे अगर आप घबरा गए, रोड लेस ट्रेवल्ड नहीं लिए और किसी ने कह दिया सिंपल सा रास्ता है, मेरे बात सुनो, सिंपल है, कोई भी बन सकता है, नहीं साहब कोई भी आईएएस नहीं बन सकता, साफ साफ कहता हूं मैं, कोई भी नहीं बन सकता, सबके बस की बात नहीं है खून पसीना बहाना, और रात रात भर का जो मेहनत है ना, सबके बस की बात नहीं है। वो सैक्रिफाइस जो आपको देना है, आपके दोस्त जब पार्टी कर रहे हैं, आपके दोस्त गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, और आप जब एक बंद कमरे में बैठ के खून पसीना बहा रहे हो, वो सैक्रिफाइस है, सबके बस की बात नहीं। तो वो ब्लड एंड स्वेट आप दोगे तो ही 2 साल बाद, 1 साल बाद आपको रिस्पेक्ट मिलेगी।
तो आज से ही लग जाइए, मेहनत शुरू कीजिए। आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी दे दी है। एक बिगिनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसे अपनी एनर्जी जिससे वो बबल कर रहा है उसको सही दिशा में डालना नहीं आता। किस दिशा में इस्तेमाल करना है, किस दिशा में ढालना है, वो नहीं जानता। आपके साथ वो इशू नहीं है, आपको मालूम है सब। तो अनअकैडमी पर आए तो क्या कोड यूज करेंगे? KC10। क्यों? 10% ऑफ मिलती है इसीलिए? नहीं, क्योंकि मेरी मेंटरशिप मिलती है। डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मेरे द्वारा होगी, कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है। मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देखे होंगे। कुछ भी डाउट होता है मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आई एम पैशनेट अबाउट इट, मुझे मजा आता है। तो इसीलिए जब भी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डाउट पूछोगे और फिर कभी बोलोगे सर तो अवेलेबल ही नहीं रहते। ना ना ना, इट विल नेवर हैपन। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप पूछो आपको क्या डाउट है, आई एम देयर। तो जब भी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मिलती है मेरी मेंटरशिप। मेरी जो मेंटरशिप है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस को कवर करती है, ऐसे राइटिंग कवर करती है, ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर करती है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। यूज द कोड KC10 एंड I wish you the best in this journey. Hope you come out with flying colors. So thank you so much for joining. Have a great day ahead and have a great career and have a great journey cracking UPSC CSE exam. Happy to be part of it. Thank you so much. Thank you so much for joining. Have a great day, guys.